जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास की चर्चा करेंगे। आखिर इतिहास को पढ़ा कैसे जाए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि इतिहास से ना तो उसका नेट निकल पाता है, ना ही जीआरएफ, और टीजीटी पीजीटी तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इतिहास को एक रणनीति के तहत पढ़ना है और उसी रणनीति की आज चर्चा करेंगे। खुद मैं 10 साल से इतिहास अध्यापन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस में इतिहास रहे हैं, और खुद मैंने इतिहास से जेआरएफ निकाला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एक हमारी अलग रणनीति होगी। उसी रणनीति की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पर दो देख रहे हैं दोस्तों, इतिहास को जो है हम लोग इतिहास को बांटते कैसे हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्री हिस प्री हिस्टोरिक एज, इंग्लिश में इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, और इसे हिस्टोरिक एज कहते हैं, हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो दोस्तों, ये इतिहास को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर प्री हिस्ट्री में क्या कहते हैं। प्री हिस्ट्री में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में इसे पेलियोलिथिक एज कहते हैं, पेलियोलिथिक एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज कहते हैं, और इसे नियोलिथिक एज कहते हैं। सबसे पहले तो आपको विभाजन आना चाहिए कि हम विभाजित कैसे करते हैं। उन विभाजन को ध्यान में रखना है। इसी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल में हम दो पढ़ते हैं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, दूसरा वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान रखोगे, हम सिंध यद्यपि आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता भी आता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में लिखित प्रमाण मिला है, वेद के रूप में लिखित प्रमाण प्रमाण मिला है, इसीलिए ये ऐतिहासिक काल का पार्ट बन जाता है। लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से इसे आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। इस तरह से आपको विभाजित करके पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो और भी चीज हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमने कहा कि प्रोटो जो प्रोटो हिस्ट्री है, उन प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक वैदिक काल, वैदिक काल को भी पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। जो वैदिक काल है, वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक काल होता है जिसका समय 1500 से 1000 होता है, और दूसरा पार्ट होता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600, और कहीं कहीं पर ये 500 बीसी तक भी चलता है। तो अगर हम देखा जाए, फिर अगर एक विषय के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो है अब इन्हीं चीजों को हम ऐतिहासिक काल को, अब ये तो हमने अभी फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि संपूर्ण इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग 3 वर्गों में बांटकर देखते हैं। पहला प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक फेज। प्री हिस्ट्री में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ते हैं। इसी तरह प्रोटो हिस्ट्री में हम इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। इसी तरह आधुनिक इतिहास को, हिस्टोरिक फेज का पुनः विभाजन है आधुनिक इतिहास का। यानी कि ये जो विभाजन है हिस्टोरिक फेज का, हिस्टोरिक एज का जो विभाजन है, उन विभाजन को हम लोग अभी देखेंगे। हिस्टोरिक एज को हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के रूप में बांटकर हम देखते हैं।
आधुनिक विश्व के रूप में हम बांटकर देखते हैं। अब देखो दोस्तों, प्राचीन काल जो है, पहला ऐतिहासिक एज में प्राचीन काल आता है, प्राचीन भारत आता है। तो प्राचीन भारत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा कि प्राचीन भारत में हम महाजनपद को पढ़ते हैं। महाजनपद जो 6 सेंचुरी ईसा पूर्व है, एक एक चीज बांट के। फिर मगध साम्राज्य को पढ़ते हैं जो 600 बीसी से 300 बीसी है। फिर मौर्य साम्राज्य, इसी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत का संगम वंश पढ़ते हैं, चोल पांड्य और चोल यानी चेर पांड्य चोल पढ़ते हैं। फिर मौर्योत्तर वंश पढ़ते हैं, गुप्त वंश पढ़ते हैं और हर्षवर्धन। ये सब सब प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं। एंशियंट के हिस्टोरिक फेज की अगर मैं बात करूं, तो हिस्टोरिक फेज में हमें महाजनपद काल से लेकर के गुप्त काल तक, हर्षवर्धन काल तक जो है प्राचीन काल कहलाता है। इसी प्राचीन काल को हम लोग पढ़ते हैं और इसी का काल विभाजन आपको दिमाग में छपना चाहिए, तभी आपसे आराम से सवाल बनेंगे। इसी तरह से अब मध्यकाल का भी दोस्तों विभाजन होता है। मध्यकाल का भी हमने विभाजन किया है। तो मध्यकाल के विभाजन को भी हम लोग आगे देखेंगे कि मध्यकाल के विभाजन को, जो मध्यकाल है, इसे भी हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं मध्यकाल के विभाजन को। एक होता है पूर्व मध्यकाल जो 8वीं से 12वीं सदी तक चलता है, और दूसरा होता है उत्तर मध्यकाल जो 12वीं से 18वीं सदी तक चलता है। दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में हम क्या पढ़ते हैं? पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत के राजपूतों के बारे में पढ़ते हैं, पाल के बारे में पढ़ते हैं, गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये हम पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं, यानी उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार राजपूत, और दक्कन भारत में चालुक्य पल्लव और राष्ट्रकूट को हम पढ़ते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में चेर पांड्य चोल शाही वंश नवी से 12वीं सदी तक इसे हम पढ़ते हैं। इसको भी अलग करके आपको अलग अलग चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, जिससे कि आसानी से समझ आ जाएगा। जब उत्तर मध्यकाल आता है, जिसका समय 12वीं से 18वीं सदी तक आता है, उत्तर भारत में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, चौहान को पढ़ते हैं और मुगल को पढ़ते हैं। इसी तरह दक्कन में विजयनगर को पढ़ते हैं और बहमनी को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हम लोग जो है उत्तर मध्यकाल में चेर देवगिरी के शासक, वारंगल द्वार समुद्र के यादव, ककातीय और द्वार समुद्र के होयसल, इन सबको दोस्तों हम लोग जो है उत्तर मध्यकाल में पढ़ते हैं। यानी मध्यकाल को भी हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में जो उत्तर भारत का पूर्व मध्यकाल है, उसमें हम लोग जो है उत्तर भारत में राजपूत पाल प्रतिहार को पढ़ते हैं, दक्कन में चालुक्य राष्ट्रकूट और पल्लव को पढ़ते हैं, दक्षिण भारत में चेर चोर पांड्य शाही वंश को पढ़ते हैं। इसी तरह उत्तर मध्यकाल जो 12वीं से 18वीं सदी के मध्य आता है, इसमें उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, चौहान को पढ़ते हैं, मुगल को पढ़ते हैं, दक्कन में विजयनगर बहमनी, दक्षिण भारत में फिर चेर देवगिरी वारंगल द्वार समूह के आगद ककातीय, इन सब को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ते हैं। तो अगर आधुनिक भारत की बात की जाए, तो आधुनिक भारत का सेक्शन भी बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं, तो आधुनिक भारत को भी जो है एक 3 भागों में बांट कर देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक सेक्शन में होता है, कि जो आधुनिक भारत में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने किस तरह भारत पे शासन किया, उन शासन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। इसी तरह मुगलों का विघटन, जब मुगल सत्ता का पतन होता है, उसको भी जो है, मुगलों के पतन को भी जो है हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं, चाहे अवध हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, कर्नाटक हो। और तीसरे सेक्शन में अंग्रेजों की भारत विजय, किस तरह अंग्रेजों ने भारत की विजय प्राप्त की थी, उनको पढ़ते हैं। इसी में कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं, बंगाल, मैसूर, मराठा की समाप्ति, पंजाब का अधिग्रहण, ये सब हम पढ़ते हैं। अब पुनः इसको भी अंग्रेजों ने भारत में किस तरह विलय किया, इसको भी 3 भागों में। पहले दासता का बंधन लाया धीरे धीरे,
इसी समय जो है राष्ट्रवादी जागरण भी आया, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता भी आई, और स्वतंत्रोत्तर भारत की समस्याओं को भी हम भारत के तहत पढ़ते हैं। जैसे दासता का बंधन, अब अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण होता है, इन शोषण के भी बारे में पढ़ते हैं। अब राष्ट्रवादी जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, जो भिन्न भिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसको भी इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। फिर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ, क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई, उन क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत को भी यहाँ पढ़ते हैं। और स्वतंत्रता के बाद जो तत्कालीन भारत को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तत्कालीन समस्याओं को जो झेलना पड़ा था, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और अगला जो इतिहास के तहत है आधुनिक विश्व, यद्यपि यूजीसी के सिलेबस में कभी आधुनिक विश्व के बहुत कम सेक्शन है, लेकिन आधुनिक विश्व को भी हमें पढ़ना चाहिए। आधुनिक विश्व में हम क्या पढ़ते हैं? 14वीं से 16वीं सदी का पुनर्जागरण पढ़ते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। इसी तरह से 1750 से 1900 के बीच औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं, इस औद्योगिक क्रांति में अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसी तरह विश्व युद्ध पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पेरिस की संधि और रूसी क्रांति। ये सब जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इतिहास से जीआरएफ करना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर 1 वीक का फ्री क्लास लेकर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।